इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सिस ऑफ अपहीवल क्या है, रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक साथ क्यों आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अमेरिका, यूरोप और नाटो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज पर क्या पड़ेगा, इंडिया के लिए इसमें क्या स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं और क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और ग्लोबल अफेयर समझने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। Russia has forged an ever closer bond with the trio of nations, China, Iran, North Korea. एक्सिस ऑफ अपहीवल आजकल ये टर्म इंटरनेशनल मीडिया और जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। Welcome to our panel on the axis of upheaval. क्यों? क्योंकि चार देश रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक ऐसा नया पावर अलायंस बना रहे हैं जो वेस्टर्न डोमिनेशन को खुली चुनौती दे रहा है। इस ग्रुप के एजेंडा साफ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव से बाहर निकल करके खुद का ट्रेड और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार करना, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को सपोर्ट करना, यूएन और बाकी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वेस्ट के सामने एकजुट रहना और सबसे बड़ा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना, चाहे इसके लिए इंटरनेशनल लॉज को तोड़ना ही क्यों न पड़े। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सा देश इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। शुरुआत करते हैं रूस से, जो इस एक्सिस का सबसे मोटिवेटेड प्लेयर है। यूक्रेन वार के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बेहद सख्त सैंक्शंस लगाए, स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, ऑयल और गैस डील्स पर रोक लगा दी गई और फॉरेन एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. इस हालत में रूस ने अब चीन और ईरान के साथ मिलकर एक नया इकोनॉमिक और डिफेंस मॉडल तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि वह वेस्टर्न सिस्टम्स पर डिपेंड न रहे। अब बढ़ते हैं इस एक्सिस के सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल मेंबर चीन की तरफ। चीन का पहले से ही अमेरिका से कई मोर्चों पर टकराव चल रहा है। साउथ चाइना सी, ताइवान पर टेंशन, टेक्नोलॉजी वार जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप, 5G और AI में कंपटीशन तेज है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाता है तो ऐसे में उसे ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी में मदद करें और उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सपोर्ट करें। रूस और ईरान इस रोल में फिट बैठते हैं। अब बात करते हैं ईरान की, जो इस ग्रुप का सबसे पुराना सैंक्शन देश है। कई दशकों से ईरान पर अमेरिका और यूरोप की सैंक्शंस लगी हुई, लेकिन अब ईरान ने एक नया रास्ता खोज लिया है। वह रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है और चीन के साथ बड़ी बड़ी ऑयल डील्स कर रहा है, जिससे न केवल ईरान को फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है बल्कि एक मजबूत स्ट्रेटेजिक बैकअप भी मिल रहा है जो वेस्टर्न दबाव को बैलेंस कर सके। और आखिर में बात करते हैं इस एक्सिस के सबसे अनप्रेडिक्टेबल मेंबर नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया हमेशा से अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को न्यूक्लियर थ्रेट देता रहा है। अब अगर उसे रूस और चीन से इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजिकल हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उसकी आक्रामकता और बढ़ सकती है। और ये चारों सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप नहीं बना रहे, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसमें कि डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी सब कुछ इन्वॉल्व है। अब इस नए अलायंस से वेस्ट के सामने तीन बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली, नाटो को अब ग्लोबली प्लान करना होगा। पहले नाटो सिर्फ रूस पर फोकस करता था, लेकिन अब उसे इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट तक अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी, सैंक्शंस का असर कम हो सकता है। पहले अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर के किसी देश पर बैन लगाते थे तो वह प्रेशर में आ जाता था, लेकिन अगर ये चार देश आपस में अपनी सप्लाई चेन, ट्रेड नेटवर्क और फाइनेंशियल सिस्टम बना लेते हैं तो वेस्टर्न सैंक्शंस उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे जितने कि पहले हुआ करते थे। जैसे कि रूस अब इंडिया और चाइना को सस्ता तेल बेच करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए हुए है और सैंक्शंस का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तीसरा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी कम हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस, WTO, IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस पर वेस्ट का कंट्रोल कमजोर हो रहा है। जब रूस और चाइना मिलकर के UN में वीटो करते हैं तो बाकी देशों की पावर वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर इस सिचुएशन की बात करें तो इंडिया के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। रूस इंडिया का पुराना और भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, लेकिन अब वही रूस चाइना और ईरान के ज़्यादा करीब जा रहा है। इससे इंडिया के लिए बैलेंस बनाना मुश्किल होता जा रहा है। चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस पहले से ही टेंस्ड हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, गलवान क्लैश, डोकलाम स्टैंड ऑफ और इंडो पैसिफिक राइवलरी। Gathering the Chinese products from their homes and setting them on fire. अमेरिका के साथ इंडिया की पार्टनरशिप बढ़ी है, क्वाड, डिफेंस डील्स और टेक कोऑपरेशन। लेकिन अगर इंडिया अमेरिका के ज़्यादा करीब जाता है तो रूस और ईरान जैसे पुराने दोस्त नाराज हो सकते हैं।
इसलिए इंडिया को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की, यानी सबके साथ रिश्ते बनाए रखना लेकिन किसी एक की साइड में पूरी तरीके से शामिल न होना। कई एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि हम एक नए कोल्ड वार की शुरुआत देख रहे हैं, जहां एक तरफ है डेमोक्रेसी वाले देश जैसे कि अमेरिका, जापान, यूरोप, और दूसरी तरफ है ऑथोरिटेरियन रेजीम जैसे कि रूस, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अब लड़ाइयाँ सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस से नहीं बल्कि डेटा कंट्रोल, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन और इकोनॉमिक प्रेशर से लड़ी जाएंगी। अब आपके लिए सवाल, क्या ये नया अलायंस वर्ल्ड पावर बैलेंस को चेंज कर देगा? क्या इंडिया जैसी कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंस बनाए रख पाएंगी? क्या ये टकराव एक नए वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।